हेलो डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी ए संजय कुमार गोयल फ्रॉम एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आज का इस वीडियो जो है ये इसलिए बनाया जा रहा है ताकि जो सी ए फाउंडेशन के बच्चे अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं वो इससे बेनिफिट उठा सकते हैं। तो देखिए, जो आपका अभी 3 एग्ज़ाम हो चुकी है, अकाउंट्स हो चुका है, आपका लॉ हो चुका है, आपका मैथ्स हो चुका है। तो दोस्तों, सबसे पहले मेरी एडवाइस आप लोग से ये रहेगी कि आप लोग उन पेपर की एनालिसिस बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि उसकी एनालिसिस करोगे तो आपको नेक्स्ट जो लास्ट एग्ज़ाम अभी आपकी इकोनॉमिक्स की होने वाली है उसमें कहीं ना कहीं प्रेशर आएगा, और लास्ट एग्ज़ाम के बाद ही एनालिसिस करना है। उसमें भले आप हमारी मदद ले लीजिएगा। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि आपको बिल्कुल एनालिसिस नहीं करना है और लास्ट एग्ज़ाम पूरा आराम से देना है। आज आप लोग एग्ज़ाम दे के आ गए होंगे, अब लास्ट एग्ज़ाम के लिए ध्यान रखना, थोड़ा एक उत्साह भी रहता है। तो आज के दिन बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, आपको कंप्लीट पूरा का पूरा रिवीजन में डालना है। कैसे रिवीजन में डालना है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। सबसे पहले ध्यान कीजिए कि जो शुरू के 5 चैप्टर है जिसको अपन इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में बोल सकते हैं, और बाद के 5 चैप्टर जो एएफएफ बोलते हैं आप उसको, मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा उसमें काफ़ी सारा है। तो शुरू के 5 चैप्टर जो है उसमें से चैप्टर 3 और 4 की अलग ही तैयारी कीजिए, आप उसके कॉन्सेप्ट बेस्ड रिवीजन कीजिए। और जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो एमसीक्यूज़ हैं उसमें जो आपने सी कैटेगरी के एमसीक्यूज़ डाल रखे थे उसको आप पहले उठा लीजिए। इसमें यह भी कर सकते हैं, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा हो तो पहले जो है ना ए कैटेगरी के थोड़ा बनाइए, इससे आपको फ्लो आएगा और फिर एमसीक्यूज़ बनाना शुरू कीजिए। जहाँ तक चैप्टर 1 और 5 का सवाल है उसके सीधा एमसीक्यूज़ भी देखेंगे तो आपको काफ़ी रिकॉल हो जाएगा। और बाकी के जो चैप्टर्स हैं, आगे के चैप्टर्स हैं, वो अभिषेक सर वैसे बहुत अच्छा आपको बता देंगे, गाइड कर देंगे। तो उसमें भी आप एमसीक्यूज़ बेस्ड ही आपको तैयारी करनी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये एग्ज़ाम एमसीक्यूज़ बेस्ड है। जितना ज़्यादा आप एमसीक्यूज़ देख के जाएंगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब रही बात एग्ज़ाम में, जब आप पेपर आपके सामने आएगा तो उसमें ध्यान रखिएगा, एक तो 2 घंटे का पेपर है, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई एमसीक्यूज़ आपसे नहीं बन रहा है या कैलकुलेशन वाला है जिसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है तो उसको तुरंत स्किप करके एक बार आगे बढ़ जाइए और उन क्वेश्चन को बाद में देखिए। क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है कि जब आप कोई क्वेश्चंस को बनाना शुरू करते हैं और वो जब बनता चला जाता है तो हमारा ब्रेन जो है ना एक्टिव हो जाता है और बहुत अच्छे से काम करता है। तो ये टिप्स आप समझ लीजिए। और एमसीक्यूज़ को जो ओएमआर शीट मिलेगी उसको प्रॉपर आपको मार्किंग करना है, उसमें भी बहुत ढंग से, क्योंकि ये मशीन बेस्ड एनालिसिस होती है। और इसके बावजूद भी कोई भी दिक्कत होती है तो एग्ज़ाम के जस्ट बाद आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। और रही बात लास्ट एग्ज़ाम के बाद, आपके माइंड में अब कई सारे क्वेश्चंस जनरेट होना शुरू होगा कि सर अब क्या करें, क्योंकि एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट आने के बीच में टाइम रहता है। तो इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपका पेपर ठीक ठाक गया है तो आपको विदाउट डिले सीए इंटर की हमारी प्री बैच ज्वाइन कर लेना चाहिए और तैयारी शुरू कर लेना चाहिए। क्योंकि प्री बैच से फ़ायदा ये होता है कि आप बाकी नॉर्मल जो अदर बच्चे हैं जो रिजल्ट के बाद ही ज्वाइन करते हैं उनसे कम 1 से 1.5 महीना आप आगे चले जाते हैं और आपके सीए इंटर एक बार में बोध ग्रुप निकालने के चांसेस बढ़ जाते हैं या फिर रैंक निकालने की प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। तो जो भी बच्चे जो इस विजनरी रहते हैं वो हमेशा प्री बैच ज्वाइन कर लेते हैं, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। तो अंत में यही बोलूँगा, ऑल द बेस्ट, और आप सब सीए फाउंडेशन आराम से निकल जाए और फटाफट सीए इंटर के स्टूडेंट बन जाए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अब तक आप फाउंडेशन के 3 पेपर दे के आ चुके हैं। जी हाँ, अब आपकी और आपकी खुशी के बीच में एक आखिरी पड़ाव है, आखिरी पेपर है आपका सीए फाउंडेशन का। यस, और वो है आपका बिज़नेस इकोनॉमिक्स। तो बिज़नेस इकोनॉमिक्स का पहला पार्ट, अब ऑब्वियसली बात है आपने इतनी मेहनत करी है तो ये आखिरी के 2 दिन किस तरीके से आपने बिताने हैं और किस तरीके से आप आगे बढ़ें, इस अप्रोच करें इस फाइनल एग्ज़ाम को, आइए उस पर बात करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक्स के ऊपर आप जानते हैं संजय सर ने माइक्रो पार्ट को आपको पूरी तरीके से वैसे ही समझा दिया होगा, तो मैं यहाँ पे वापस से वही चीज़ों को दोबारा रिपीट ना करते हुए जो मेरा पार्ट है दैट इज़ इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, अपन उस पर बात करते हैं कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए करेक्ट इन दिस एग्ज़ाम। स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करें दैट इज़ एग्ज़ाम टिप्स, क्या हाउ यू शुड प्रोसीड फर्दर, आगे कैसे बढ़े अप्रोच टूवर्ड्स योर एग्ज़ाम। तो सबसे सिंपल और प्रिसाइज वे में अगर मैं बताऊं तो अब आपने अपना तैयारी कुछ इस तरीके से इस सीक्वेंस में चालू करनी चाहिए। तो मैंने आपको सारे चैप्टर्स के सीक्वेंस दे रखे। जी हाँ, सबसे पहले चैप्टर नंबर 8 की बात करें तो हम बात कर रहे हैं मनी मार्केट की। तो आप सबसे पहले शुरुआत करें मनी मार्केट से। जानते हैं छोटा सा 3 यूनिट है, सिंपल इजी टू अंडरस्टैंड है, एमसीक्यूज़ देखिए उसके फटाफट, तो वो आपसे बनने चाहिए करेक्ट। उसके बाद अगला टारगेट होना चाहिए आपका चैप्टर नंबर 6 दोस्तों। जी हाँ, नेशनल इनकम। सोचिए
जब पढ़ने के लिए सिर्फ 2 यूनिट्स लेकिन मार्क्स भरपूर है, तो ऐसे इंस्टेंस पे दिस विल बी मोस्ट बेनिफिशियल। तो पहले 2 चैप्टर 8 और 6 को ही करके आप अच्छे खासे मार्क्स को विद इन द ग्रेस्प करते हैं। उसके बाद अगला टारगेट होना चाहिए आपका चैप्टर नंबर 7 में ऑब्वियसली पब्लिक फाइनेंस आता है, जिसमें आप उसकी वेरियस 4 यूनिट्स अलग अलग है उसको आप देखते हैं, तो उसकी तैयारियां आपकी अगली प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रायोरिटी पे जाता है चैप्टर नंबर 9, जहाँ पे आप इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पढ़ते हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड आपका टारगेट होना चाहिए, जिसके अंदर आप देखने के लिए 5 अलग अलग यूनिट्स देखते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारा आखिरी चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी, दैट इज चैप्टर नंबर 10, तो इसको आपने स्टडी करना चाहिए। ये आपका अप्रोच होना चाहिए इस एग्जामिनेशन से अगले एग्जामिनेशन के बीच में, करेक्ट। तो इसका मतलब यानी इस डेज को आपने इस तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए। फिर बात करूँ एग्ज़ाम डे में आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, यानी आपका सॉल्विंग अप्रोच की बात करूँ तो देखिए, बड़ा सिंप्लीफाइड वे में अगर मैं आपसे बात करूँ तो आज अगर मान लीजिए 50 MCQs हैं, तो 50 MCQs जो आपके आते हैं, तो उसमें आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। पहली बात तो आप ये मान के चलिए कि ऐसा नहीं होगा कि हमको सारी चीज़ें एक शॉट में बन जाएं। अगर बन गई तो इट इज़ वो मोर और लेस गुड, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो भी एक एवरेज की अगर मैं बात करूँ तो जब आप क्वेश्चंस को पहली बार पढ़ेंगे तो 60% क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपसे पहली बार में बन जाएंगे। तो पहले आपने क्या करना चाहिए, आपने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में कि आप वो क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, आपसे अगर एक ही बार में बन रहा है आप उसको टिक करते चलिए। जहाँ पे भी आप डबल माइंड्स में जा रहे हैं या सोच में पढ़ रहे हैं कि ये ऑप्शन भी हो सकता है, ये ऑप्शन भी हो सकता है, एक बार के लिए रुक जाइए, आगे बढ़ जाइए। तो ऐसे कितने क्वेश्चन है पहले पूरे उन 50 MCQs को आप निकाल लीजिए और लगभग उसके 60% MCQs आपसे टिक हो जाएंगे। तो जो आता है जिस पे आप 100% श्योर हैं उसको आप कवर अप कर लिए। उसके बाद 30% लगभग MCQs हो सकता है आपको ऐसा सामना करना पड़े जहां आप 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज्ड है। तो अगर 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो रहे हैं, अब आप बचे हुए उन पेंडिंग MCQs पे आइए और उन पे देखिए, थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करिए बेस्ड ऑन क्या आपने पढ़ा कि वो 2 में से कौन सा ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, करेक्ट। और फिर ये 10% आखिरी के जो MCQs है, ध्यान रहे माइनस मार्किंग भी रहती है, तो ये 10% MCQs अगर हैं तो इनको अटेम्प्ट करने की कोशिश पूरी रखनी चाहिए आपको ईमानदारी से। लेकिन अगर एकदम ही नहीं बन रहा तो एकदम हेफाजत टिक करने के बजाय आप उनको हटाने की भी बात करें। लेकिन आता है तो आप थोड़ा समय के हिसाब से सोचिए और मोस्ट अप्रोप्रिएट जो होगा उनको टिक करिए, करेक्ट। तो ये आपका पूरा शॉर्ट एंड प्रिसाइज तरीका होगा एग्जामिनेशन के दिन और एग्जामिनेशन से पहले तैयारी के दिन, करेक्ट। ऑल द वेरी बेस्ट, विश यू गुड लक।